तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली अपनी मेंगशान टीम के साथ मिलकर यंग प्रिंस और वांग को खत्म कर चुका था, मगर उसका अगला टारगेट है ब्लैक डीमन कल्ट का फाउंडर। तो हानली ने अपने मास्टर ली हुआ से मदद मांगी, जिसके चलते मास्टर ली हुआ कुछ पावरफुल डिसाइपल्स को हानली के पास कैपिटल भेज देते हैं। इसमें से जुआन तो इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे हट गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसे अकेला देखकर ब्लड सर्वेंट उसे कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही हमने देखा कि हानली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लड सर्वेंट के साथ बैटल की, मगर वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते सीनियर लियो ने अपनी सबसे खतरनाक फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और उनके उस पावरफुल फिनिक्स ने देखते ही देखते उन तीनों ब्लड सर्वेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लैक डीमन कल्ट के फाउंडर को देख पाते हैं, जिसने जुआन की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। अब वो जुआन के दोस्तों को मारने निकलने लगा, तभी जुआन उसका पावर पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे, मगर अब उसमें जरा भी पावर्स नहीं बची थी और इसी के चलते जुआन की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग मिंग को टाइलियो की बातें याद आती है। वो कह रहा था कि तुम इमॉर्टल बस खुद के बारे में सोचते आए हो, तुम इमॉर्टल से कोई लेना देना नहीं। और ये बात सॉन्ग के दिल पर बुरी तरह से हिट हुई थी। वहीं पर हानली दिल ही दिल में सीनियर लियो की पावरफुल टेक्निक की तारीफ कर रहा था। उन्होंने कुछ ही पलों में ब्लड सर्वेंट्स को राख में बदल दिया। हानली को तो बस इस बात का दुख था कि उन ब्लड सर्वेंट्स के साथ साथ उनके स्टोरेज बैग भी जलकर राख हो गए। तब तक वहाँ पर सीनियर लियो भी आ जाते हैं, तो हानली उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपने हमें बचाने के लिए अपना लाइफ स्पैन बंद कर दिया, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और उतने में ही सीनियर लियो की हेयर दोबारा से ब्लैक हो जाते हैं। वो इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ प्लीज इसका जिक्र जोंग के सामने मत करना, वरना वो मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। अभी सभी लोग सीधे कोल्ड पैलेस की तरफ रवाना हो गए और उतने में वांग की नजर पड़ती है डीमन कोर पर, जो कि ब्लड सर्वेंट की मौत के बाद अपीयर हुए थे, मगर वो इसके बारे में अपने साथियों को बिल्कुल भी नहीं बताता। अब ये लोग सीधे अंडरग्राउंड इलाके में पहुँच गए। थोड़ी देर में वहाँ पर वांग भी आ चुका था। वो हानली से कहता है कि आपने आज मेरी जान बचाई और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने और मेरे साथी जू ने आपसे पास्ट में काफी रूडली बिहेव किया था और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। यहाँ पर हानली को वांग की बॉडी से एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है। हालांकि वो वांग के सामने इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता। उसे इतना तो कंफर्म था कि वांग कुछ तो छुपा रहा है। अब ये लोग एक अल्टर के पास आ जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर आज तक कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस किया गया था। सीनियर लियो तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, तो सॉन्ग उनसे प्राइवेट में बात करता है। वो कहने लगा सीनियर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज खुद को थोड़ा सा संभाल लो। मगर सीनियर लियो तो बस इन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मिटाना चाहते थे। दरअसल सॉन्ग फैमिली का एक बंदा डिमोनिक कल्टीवेटर था, उसने सॉन्ग फैमिली को ऑलमोस्ट खत्म ही किया होता, मगर उसी वक्त सीनियर लियो ने समय रहते सॉन्ग मिंग को बचा लिया। तो सॉन्ग मिंग सीनियर लियो को यही सब बताकर शांत करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अब सीनियर लियो ने अगर किसी भी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट किया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो कहता है कि सीनियर, आप कल्टीवेशन में मुझसे बेस्ट हो, तो प्लीज आप अपने फ्यूचर को ऐसे खतरे में मत डालिए। जिस पर सीनियर लियो हंसते हुए कहने लगे कि सॉन्ग, तुम जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करते आए हो ताकि मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर बना रहूं। और गाइज, ये बात पूरी तरह से सच थी। दरअसल सॉन्ग मिंग ने हमेशा सीनियर लियो के लिए अपनी कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी मोहब्बत को भी दाव पर लगा दिया। वो जोंग को दिलो जा से पसंद करता था, मगर सीनियर लियो जब से जोंग से अटैच्ड हुए तब से सॉन्ग ने अपने सारे जज्बातों को दिल में दबा के रखा। अब सीनियर लियो सॉन्ग मिंग को बताते कि पास्ट में डिमोनिक कल्टीवेटर ने मुझे पॉइजन किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी कोर फॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन बुरी तरह से डैमेज्ड है। मगर तुम और जोंग, तुम दोनों आगे जा सकते हो, इसलिए प्लीज खुद की कल्टीवेशन को कभी सप्रेस मत करना। जिस पर सॉन्ग मिंग मजाक करते हुए कहने लगा कि अरे कैसे बंदे हो यार आप, मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने आया था, मगर आपने मुझे ये लेक्चर दिया। अब मैं तो जा रहा हानली के पास, मुझे आपका भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। वेल, इन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, भले ये ब्लड से कनेक्टेड ना हो, मगर एक दूसरे को भाई जैसा मानते आए थे। जिसके बाद ये लोग हानली के पास पहुंच जाते हैं। हानली देखता है कि उस अल्टर पर हजारों नाम लिखे हुए थे। अब ये नेम्स किसके ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। जिसके बाद ये लोग वहाँ के डोर पर बना हुआ सीक्रेट पैटर्न अनलॉक करते हुए डोर को ओपन कर देते हैं और डोर के ओपन होते ही ये लोग अपने सामने देख पाते हैं
मिस चेन और जोंग, जो कि एम्परर जू को अपने साथ लेकर आई थी। वो लोग भी हानली और अपनी टीम को सामने देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी, इसलिए वो बताने लगे कि हमने पैलेस में मौजूद एक टनल का यूज किया था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो रास्ता हमें ब्लैक डीमन कल्ट के अल्टर तक पहुंचा देगा। और तभी एम्परर जू इन सभी का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहते कि आप लोगों ने डीमन से मेरी जान बचाई, जिस पर सीनियर लियो कहने लगे कि डीमंस को एलिमिनेट करना ही हमारा फर्ज है। और तभी हानली कहता है कि हमने पूरे पैलेस पर कंफ्यूजन स्पेल कास्ट किया था। ऑर्डिनरी मॉर्टल्स तो इस स्पेल की वजह से गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर एम्परर जू पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? आफ्टर ऑल ये भी तो एक मॉर्टल है। जिस पर एम्परर जू जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तो गहरी नींद में था और उसी वक्त इन दोनों कल्टीवेटर्स ने आकर मुझे नींद से जगा दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने मुझे एलिक्सर भी खिलाया था, क्योंकि आपके कंफ्यूजन स्पेल की वजह से मेरा सिर बुरी तरह से घूम रहा था। लेकिन इनके एलिक्सर की वजह से मुझे अब काफी ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। भले ही किसी को इस बंदे पर शक नहीं हो रहा था, मगर हानली को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। जिसके बाद ये सभी लोग उस जगह को चेक करने लगे। उन्हें ब्लैक डीमन कल्ट के लीडर को ढूंढना था। इसी दरमियान मिस चेन को वांग बताता है कि उनका एक सीनियर जू मर चुका है और वांग भी मारा जाता, लेकिन हानली ने समय रहते उसे बचा लिया। जिसके बाद ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लीडर के मिलने की पॉसिबिलिटी थी। और तभी वहाँ की चेयर पर वो बंदा पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए अब मेरी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाना। वहीं पर हानली सबको बता देता है कि ये बंदा ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए हम सभी लोगों को संभाल कर रहना होगा। और तभी सीनियर लियो इस बंदे पर अटैक करने का हुक्म देते हैं, मगर वो बंदा सॉन्गमिंग के स्पीयर थ्रो करते ही वहाँ से गायब हो गया। वो एक स्मोक में बदल कर इन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये सभी लोग मिलकर उस पर काउंटर अटैक करने लगे। साथ ही साथ सॉन्गमिंग के स्पीयर से वो घायल भी हो गया था, मगर फिर भी वो वांग को चोक करना शुरू कर देता है। सबको छोड़कर उसने सिर्फ वांग पर ही जानलेवा हमला किया था, तो उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश करने लगे। मगर लीडर ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी, जिसके चलते इनके सारे अटैक्स फेल हो गए। अब वो बंदा वांग ने कलेक्ट की हुई सारी कोर्स को उठा लेता है। वो कह रहा था कि जो चीज मेरी है मैं उसे कभी हाथ से नहीं जाने देता। हानली समझ गया कि 5 एलिमेंट ब्लड फ्यूजिंग एलिक्सर है, जिन्हें वांग ने उन मरे हुए ब्लड सर्वेंट की राख से उठाया था। यहाँ पर टोटल 4 कोर थी और 5वीं कोर कहाँ पर है ये किसी को पता ही नहीं था। और तभी वो बंदा फ्लोर को प्रेस करते हुए टॉप पर मौजूद रास्ते को ओपन कर देता है। साथ ही साथ उसने इस जगह पर ब्लास्ट भी कर दिया था, मगर हानली ने शील्ड बनाते हुए उस अटैक से अपने साथियों को बचा लिया। जिसके बाद इस सभी लोग उस बंदे को फॉलो करते हुए सीधा लाइब्रेरी में पहुंच गए, जो कि ऑटोमेटिकली रोटेट होते हुए वो बंदा उनके सामने आ जाता है। हानली दिल में ही सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल भी खुद की परवाह नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि मानो ये किसी और को प्रोटेक्ट कर रहा। और तभी वो बंदा अपनी बॉडी से 5वीं ब्लड एलिक्सर फ्यूजन पिल को बाहर निकाल लेता है। ये 5 पिल्स 5 एलिमेंट से बनी हुई थी। और अब हानली को सारा हिसाब समझ में आने लगा। वो सोचता है कि टाइलियो मेटल से बना हुआ था, वहीं पर किंग वेनवुड डिंगिया आइस से बना हुआ था, यानी कि वाटर, और एशी बना था मिट्टी से, यानी कि अर्थ एलिमेंट। और शायद इस बंदे के पास होगा फायर एलिमेंट। यही इस नेचर के 5 एलिमेंट थे। साथ ही साथ हानली को ये भी पता चला कि ये बंदा ब्लैक डीमन कल्ट का फाउंडर नहीं, बल्कि ये भी एक ब्लड सर्वेंट है। अब हानली के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि रियल लीडर है कौन। और उसी वक्त सीनियर लियो पर अटैक हो गया। वेल अटैक किया था एम्परर जू ने। उसने अपने कई सारे एनर्जी लैंसेस सीनियर लियो में घुसा दिए थे। वो कह रहा था कि अगर तुम में से कोई भी इसे बचाने आगे आए तो मैं इसे एक ही सेकंड में खत्म कर दूंगा। वेल दिखने में एम्परर और बंदा ट्विन ब्रदर जैसे लग रहे थे। साथ ही साथ अब वो 5 एलिमेंट भी एम्परर के हाथ लग चुके हैं, यानी कि वो बड़ी ही आसानी से बेइंतहा पावर्स को हासिल कर सकता था। और उसी वक्त सीनियर लियो अपनी माइंड पावर का यूज करके सिर्फ हानली से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों बंदों को होल्ड करूंगा, तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। हानली समझ जाता है कि एक्सप्लोजन टैलिस्मान तो ऑलरेडी सीनियर लियो की बॉडी पर है। और तभी सीनियर लियो जोंग से माफी मांगकर सीधा उन दोनों को लेके वहाँ से छलांग लगा देते हैं। जोंग भी रोते हुए उनके पीछे जाना चाहती थी, मगर इन लोगों ने उसे रोक लिया। इधर लियो ने एम्परर और उसके सर्वेंट को कसके पकड़ा हुआ था। साथ ही उन्हें जोंग की चीखने की आवाजें आ रही थी। तो लियो स्माइल करते हुए कहने लगे कि पता नहीं ये लड़की इतनी जल्दी क्यों रोती है। साथ ही साथ उन्हें पुरानी सारी मेमोरीज दिखने लगी और उन्हें यादों को विजुलाइज करते हुए सीनियर लियो ने अपनी जान दे दी, जिसके चलते लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। सीनियर लियो की आखिरी मेमोरी फेस्टिवल के रात की थी, जब जोंग ने उनका हाथ थामा हुआ था। सीनियर लियो की मौत की वजह से जोंग को एक बहुत बड़ा सदमा लग गया था, जिसके चलते वो रोते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। और गाइस वाकई
ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। अब हानली लाइब्रेरी की टॉप पर ब्लास्ट करके अपने साथियों को वहाँ से बाहर भेज देता है। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीनियर लियो ने इन सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जिसके बाद हानली भी अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। वो उन्हें बता रहा था कि भले ही सीनियर लियो मारे गए, लेकिन हमारे दुश्मन अभी भी जिंदा है। और तभी वो लोग उनके सामने आ जाते हैं। एम्परर जू के भाई ने अपनी सारी पावर उस लीडर की बॉडी में डाल दी थी, तो हानली तुरंत ही अपने फायर टैलिस्मान से उस पर अटैक करने लगा। साथ ही साथ उसने थंडर बॉल से भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया था। और उतने में जोंग को भी होश आ जाता है। वो तो कॉन्शियस रिगेन करते ही जू और उसके भाई को मारना चाहती थी, मगर हानली अपनी विंड बोट में इन सभी को लेकर वहाँ से भागने लगा। वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इसे यहीं पर रोक के रखूंगा। मगर उसके दोस्त ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हानली उन्हें बताता है कि बस आप लोग बाम्बू फॉरेस्ट जाकर जल्दी से इस फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट कर दो, तब तक मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ। हानली ने ऑलरेडी सीनियर लियो को खो दिया था, तो वो नहीं चाहता कि और कोई इस मिशन में मारा जाए। अब इनके वहाँ से जाते ही हानली को बस एम्परर जू को बिजी रखना है, क्योंकि उस फॉर्मेशन के सेटअप होने में टाइम लगने वाला था। तो तुरंत ही अपने ब्लैक ड्रैगन ग्रास्प को लेकर एम्परर जू का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। जू हानली से कहता है कि वो मेरा इकलौता अवतार था, मगर तुम्हारे किए ब्लास्ट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे पास भी इकलौता थंडर बॉल था, जो कि तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब जू कहता है कि शायद उन सब में तुम ही थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल हो। तो हानली कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और मैं ही तुम्हारे लिए काफी हो जाऊंगा। जिसके बाद हानली ब्लैक ड्रैगन ग्रास्पिंग से जू पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जू अपनी एवल ऑरा से उसी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। साथ ही साथ उसने हिडन ब्लड लैंसेस का यूज करते हुए हानली पर अटैक कर दिया, जिसे हानली अपनी सोर्ड से ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो लैंसेस तो मल्टीप्लाई हो चुके थे। तो हानली उनसे जैसे तैसे बचते हुए एम्परर जू पर अटैक कर देता है, मगर जू पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। हानली ने उस पर कई दफा मुसलसल अटैक किए, मगर वो बंदा उन सब से बचते हुए ब्लड स्पिरिट ड्रिल से हानली पर जानलेवा अटैक कर देता है, जिसे हानली ने अपनी 2 शील्ड का यूज करके डिस्ट्रॉय तो कर दिया, मगर फिर भी वो घायल हो चुका था। साथ ही साथ उसने हानली के क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर जू भी समझ गया कि हानली के पास बहुत ही पावरफुल ट्रू इसेंस है, तो उसे खत्म करना आसान नहीं होने वाला। तभी हानली उससे कहता है कि उस टावर पर जितने भी लोगों के नाम थे, शायद तुम्ही ने उन लोगों को मारा होगा। तो कहता है हाँ, वो लोग मेरे अंदर मौजूद हैं, मैंने उनका यूज किया ताकि मैं अपने ग्रेट एम्बिशन को पूरा कर पाऊँ। जिस पर हानली कहता है कि तू तो ऑलरेडी एम्परर था, फिर इससे ज्यादा और तुझे क्या चाहिए। जो सुनकर जू काफी ज्यादा हंसने लगा। वो कहता है कि मैं तो बस नाम का एम्परर हूँ, तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर के सामने मेरी औकात किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं। हजारों सालों से हमारे जैसे मॉर्टल्स जानवरों जैसे जीते आए, और वहीं पर तुम लोग माउंटेन में जाकर खुद को ताकतवर बना के हजारों सालों तक जिंदा रहते हो। इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को मॉर्टल्स की तकलीफों का कोई अंदाजा नहीं। तुमने तो बस रूल सेटअप किए कि एम्परर कभी कल्टीवेटर नहीं बन सकता, जिसके चलते मेरे पास स्पिरिचुअल रूट्स होकर भी मुझे उन्हें छुपाना पड़ा। इसलिए हमने डिमोनिक कल्टीवेशन पाथ का यूज किया, ताकि एक दिन हमें भी ग्रेट 7 सेक की जंजीरों से आजादी मिल पाए। जिस पर हानली कहता है कि हम तो बस कल्टीवेट करते आए हैं, मगर तुमने न जाने कितने सारे मासूमों को सैक्रिफाइस किया, इसलिए ये सच्चाई की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भले मैं कोई सच्चाई की मूर्त नहीं, मगर इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मेरे हाथों कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। तभी जू कहता है कि तुम तो बड़े ही चालाक हो, तुम मुझे बातों में उलझा कर बस थोड़ा और वक्त गुजारना चाहते थे, ताकि तुम्हारे दोस्त यहाँ से जितना हो सके उतना दूर जा पाए। तो हानली कहता है ठीक है, फिर दिखा दो मुझे तुम्हारी रियल पावर। जो सुनते हुए बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। मीनवाइल हानली उस पर फायरबॉल से अटैक करके तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है, तो जू भी उसका पीछा करने लगा। रास्ते में हानली ने अपने दोस्तों को ट्रेस कर लिया था। उन्होंने मिनी 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट एक्टिवेट ही कर दिया कि तभी हानली वहाँ पर पहुँच जाता है। जू कह रहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा नादान हो, तुम्हें क्या लगा ये मामूली सा फॉर्मेशन मुझे रोक पाएगा। जिसके बाद वो ब्लड लाइट शॉट का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा। इधर सॉन्गमिंग हानली को बता रहा था कि डिफेंसिव फॉर्मेशन हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या करना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर जोंग कह रही थी कि सीनियर लियो का बदला लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। मैं जानती हूँ हानली के पास और भी कोई प्लान होगा। तो हानली तुरंत एक फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है। दरअसल हानली ने एक दिन पहले इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप किया था, तो वो अपने पपेट की मदद से तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर देता है। और जब तक जू को ये बात समझ आ जाए तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वेल ये था हानली का सबसे स्पेशल 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन, जिसे जू ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो
वो उस फॉर्मेशन के बैम्बू सी इल्यूजन में ट्रैप हो गया था। यहाँ पर जू को बस खामोशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे हानली और उसके दोस्त भी नजर नहीं आ रही थी। और उतने में ही बैम्बू ट्रीज के लीव्स ब्लेड जैसे उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब जू का ब्लड ड्रॉप नीचे गिरते ही उस पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई। वेले है फॉर्मेशन ऑफ फायर द बर्निंग स्काई, जिसमें जू पर कई सारे फायर बॉल से अटैक हो रही थी। तो बंदा जल्दी से अपनी शील्ड बनाकर उनसे बचने की कोशिश करता है, मगर उसकी शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, इसलिए जू को वहाँ से भागना पड़ा। वो देखता है कि अब उस पर हजारों वोल्केनो स्टोन से हमले हो रहे हैं, तो वो खुद को बचाते हुए जैसे तैसे वहाँ से भागने लगा। अब थोड़ी देर में फायर अटैक वैनिश होकर जू के सामने उसका ही फॉर्म आ जाता है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वेल ये है फॉर्मेशन ऑफ मेटल द मिरर शैडो। अब जू ने जैसे उसे टच करने की कोशिश की, वो एक और इल्यूजन में ट्रैप हो गया। वेल यहाँ पर आइस से बने हुए शार्प पीसेस थे, जिसके बाद वहाँ से सीधा एक समंदर में गिर जाता है। वेल ये है फॉर्मेशन ऑफ वाटर द अबिस्मल हॉन्ट। जू इससे बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें जू ने खत्म किया था। वो उसे नीचे खींचते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। जू देखता है कि उसने आज तक कितने सारे मासूमों की जान ली है और उसमें उसके ब्लड सर्वेंट्स भी शामिल थे। वो कहता है कि मुझे इमॉर्टलिटी हासिल करनी है, इसी वजह से मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ा। जिसके बाद वो बाहर आ ही रहा था कि तभी उसका भाई उसे दबोच लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जान देनी पड़ी, तुम तो इमॉर्टल बन जाओगे, लेकिन मेरा क्या। मगर जो जैसे तैसे उसमें से बाहर आ गया। अब उसके सामने एक रेगिस्तान था, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ द सैंड बरियल। अब उस सैंड में से हानली का फॉर्म जनरेट हुआ। वो जू से कहता है कि तुमने अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए इतने लोगों को मार दिया, तो जू तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अब वहाँ पर कई सारे फॉर्म्स क्रिएट हो चुके थे, जिन्होंने चारों ओर से उसे घेर लिया। इसीलिए जू अपनी इवल ऑरा रिलीज करते हुए इन सभी रेत के पुतलों को डिस्ट्रॉय करने लगा। थोड़ी देर में इल्यूजरी कॉस्मोस में पहुंच जाता है। जू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसमें से बाहर कैसे निकला जाए, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर हानली के दोस्त तो ये सब देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गए। मिस चेन कहती कि हानली का फॉर्मेशन तो वाकई कमाल का है, जिस पर सॉन्गमिंग भी अग्री होते हुए कहने लगा कि अब तो मैं हानली भाई से गलती से पंगे नहीं लेने वाला। तभी हानली बताता है कि फॉर्मेशन बस उसे ट्रैप कर सकता है, अगर हमें जू को मारना है तो टैलिस्मान का यूज करना पड़ेगा। तो मिस चेन और सॉन्ग ने जल्दी से अपने टैलिस्मान को समन कर लिया। इधर जू ने भी अपनी मैजिकल ट्रेजर ब्लैक ब्लड ब्लेड को फॉर्म कर लिया था। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इसका यूज कर पाऊंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते रिवर्सल फॉर्मेशन पर क्रैक पड़ने लगे। इसलिए हानली तुरंत ही फॉर्मेशन में जगह बनाकर हेवनली सप्रेसिंग रोलर को एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ सॉन्गमिंग ने प्राइमल बीड और मिस चेन ने रेड रेनबो सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद ये तीनों एक साथ ही जू पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इनके सारे अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट ये तीनों भी अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, मगर फिर भी इनके अटैक्स रुकते नहीं। वो उस बंदे पर न जाने कितनी सारी तलवारों से अटैक कर देते हैं और फाइनली वो बुरी तरह से घायल हो गया। सॉन्गमिंग कहते हैं हानली तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। अब हानली ने दोबारा से उस फॉर्मेशन को सील कर दिया था और तभी वो देखता है कि जू तो अभी भी जिंदा है। वो बता रहा था कि मेरे पास 5 एलिमेंट की पावर है, जब तक मेरी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक मैं रीजनरेट होता रहूंगा। बस अब एक बार मैं उन 5 एलिक्सर्स को रिफाइन कर लूं, फिर मैं ये फॉर्मेशन ब्रेक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी जोंग हानली से कहती कि बस अब इसके आगे का मैं संभाल लूंगी। उसने वही टैलिस्मान बाहर निकाल लिया था जो सीनियर लियो ने उसे गिफ्ट किया है। सॉन्ग उससे कह रहा था कि प्लीज इसे यूज मत करना, वरना ये टैलिस्मान तुम्हें भी घायल कर देगा। मगर जोंग उसकी एक नहीं सुनती। उसके पास ट्रू फिनिक्स टैलिस्मान था, जिसे सीनियर लियो के एंसेस्टर ने हजारों सालों पहले ही रिफाइन करके रखा हुआ था। जोंग बताती है कि इसमें बेशुमार ताकत है, मगर इसका यूज बस एक बार ही किया जाएगा। पहला इस टैलिस्मान पर सीनियर लियो का फिनिक्स भी मौजूद था, मगर अब वो यहाँ से जा चुका है। इसका मतलब सीनियर लियो ने उनका फिनिक्स यूज कर लिया था, तो मैं ये अपने पास रख के क्या करूँगी। वैसे भी ये बंदा मरने के बाद भी बार बार जिंदा हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सारे टैलिस्मान खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा तो हम एक बार ही इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद वो हानली से फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए बताकर ट्रू फिनिक्स टैलिस्मान को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही शानदार फिनिक्स क्रिएट हो जाता है, जो कि सीधे उस फॉर्मेशन में एंटर करने लगा। साथ ही हमें पास की वो सारी मेमोरीज दिखाई गई जहाँ पर सीनियर लियो ने ये टैलिस्मान जोंग को गिफ्ट किया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर फिनिक्स ने एम्परर जू पर सिर्फ 2
ही अटैक किए थे और इतने ही उस बंदे को जलाकर राख करने के लिए काफी हो गए। जोंग ने फाइनली जू को खत्म करके सीनियर लियू की मौत का बदला ले लिया था। अब हमें अगली सुबह दिखाई गई, जहाँ पर जू की मौत के बाद उसके 5 एलिमेंट ब्लड फ्यूजिंग एलिक्सर हान ली को मिल गए। इतना ही नहीं, हान ली को उसके कुछ और भी ट्रेजर मिल गए थे, जिनका यूज वो फ्यूचर में होने वाली बैटल में कर सकता है। तभी सॉन्गमिंग कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी खबर हमने सेक को कर दी है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग सबको उसकी मौत की असली वजह बताएंगे। आफ्टर ऑल वो बंदा एक एम्परर था। साथ ही हमें एम्परर जू के अड्डे पर हमारे साथी जुआन की भी लाश मिली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज को रोकना चाहता है। मेरे ख्याल से वो एम्परर जू को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो हानली ने तुरंत ही जुआन के लिए अफसोस जाहिर कर दिया। सॉन्गमिंग हानली से कहता है कि जुआन हमेशा तुम्हारे साथ क्रॉस रहता था, मगर वो दिल से काफी अच्छा बंदा था। जिसके बाद वो हानली को डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड का बुक दे देता है। वो कह रहा था कि बस इसे ज्यादा यूज मत करना। तो हानली उसे प्रॉमिस करता है कि उस बुक को पढ़ने के बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। वेल, उस बुक में डिमोनिक अवतार और 5 एलिमेंट ब्लड एलिक्सर बनाने की टेक्निक थी, जो कि ब्लैक डीमन कल्ट का ओरिजिन है। जिसके बाद हमें जोंग दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर सीनियर लियो को याद कर रही थी। और उसी वक्त मिस चेन उससे मिलने आ जाती है। वो जोंग को दिलासा देते हुए कहने लगी कि लाइफ एंड डेथ किस्मत की बातें हैं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो जोंग उसे बताती है कि सीनियर लियो हमेशा से उनके पास से अफेक्टेड थे। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो किसी बैटल फील्ड में डीमंस को मारने के लिए जरूर से कुर्बान हो जाएंगे। यही उनकी मंजिल थी। और रही बात मेरी या फिर हमारे सेक की, तो हम बस उनके लिए सफर में मिलने वाले मुसाफिर थे। लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आया कि उनके जाने से मेरी क्या हालत होगी, इसलिए मैं चाहकर भी कभी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद जोंग काफी ज्यादा रोने लगी, तो मिस चेन उसे संभालती है। इससे ज्यादा तो वो जोंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हानली को किन मैंशन में पहुंचते ही अपने सारे दोस्त नजर आने लगे। वो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, तो हानली इमोशनल होकर उन्हें बस देखे जा रहा था। सीनियर लियो के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हानली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब कुछ दिनों के बाद ही 7 ग्रेड सेक्ट के लोग कैपिटल में पहुंच गए। उन्होंने सबको ये बताया कि एम्परर जू की बीमारी की वजह से मौत हो गई। साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक डीमन कल्ट के सारे ट्रेसेस मिटा दिए, मानो वहाँ पर कभी कोई कल्ट था ही नहीं। इतना ही नहीं, कैपिटल का नया एम्परर जिन को चुन लिया गया, क्योंकि ये बंदा एक सिंपल सा मॉर्टल है। एल्डर ली हुआ ने भी हानली को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया कि अब किन फैमिली को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने भी अचानक से फ्रंट लाइन पर अटैक करना बंद कर दिए हैं। तो उन्होंने हानली को येलो मैपल वैली आने के लिए बता दिया। इसी दरमियान हानली ने डिमोनिक मैनुअल से कुछ सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। उसे उस बुक को पढ़कर ये समझ तो आ गया कि ये बुक किसी बाहर के कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। साथ ही हानली के पास अभी भी 5 एलिमेंट ब्लड फ्यूजिंग एलिक्सर्स थे, मगर उसने उन्हें कंज्यूम नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो उसका माइंड भी एम्परर जू जैसे करप्ट होने के चांसेस थे। हानली सोचता है कि अगर एक इंसान पावर को हासिल करने के लिए डीमन बन जाए, फिर तो इमॉर्टलिटी ना होकर एक श्राप होगी। साथ ही हानली के दोस्त भी मिशन पूरा होते ही येलो मैपल वैली के लिए रवाना हो गए। हानली को इन सब से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था, तो अगर फ्यूचर में मौका मिले तो जरूर उनके साथ वक्त बिताएगा। अब किन मैंशन से जाने से पहले हानली ने किन फेव की इलनेस को भी ट्रीट कर दिया, जिसके बाद वो फाइनली किन मैंशन को अलविदा कहकर जाने ही वाला था कि तभी उससे मिलने के लिए किन फैमिली का सर्वेंट चिन गुई आ जाता है। वो कह रहा था, मास्टर हानली, मैं जानता हूँ कि आप कोई मामूली से मॉर्टल नहीं हो और हमारे एल्डर किन भी आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे उनसे ही पता चला कि आप यहाँ से जाने वाले हो, तो मैंने मेरी वाइफ से कहकर आपके लिए कुछ खाना बनवाया है। इसमें खाने के साथ साथ पवेलियन ऑफ द ड्रंकन इमॉर्टल होटल की बढ़िया सी वाइन भी मौजूद है, तो प्लीज ये सब आप आपके साथ ले जाएं। सफर में अगर आपको भूख लगी तो ये खाना एंजॉय करना। जिसके बाद वो हानली के सामने नील करते हुए कहने लगा कि मास्टर प्लीज दोबारा से हमसे मिलने जरूर आना, मैं आपके लिए किन फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगा, फिर आप एक दिन इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। बेचारे चिनगुई को अभी भी यही लग रहा था कि हानली इस फैमिली का मेंबर है, तो हानली तुरंत ही उसे उठाकर कहने लगा कि अरे देखो तो तुम्हारे पीछे क्या है। वेल, हानली इस बंदे से भी अटैच्ड हुआ था। इधर चिनगुई जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ उसे गोल्डन ऑरा रिलीज करने वाली एलिक्सर की बोतल नजर आई, तो शॉक होकर तुरंत ही हानली की तरफ मुड़कर देखने लगा, मगर हानली वहाँ से गायब हो चुका था। तो चिनगुई रोते हुए कहने लगा कि मॉर्टल हानली, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी आंखों के सामने होकर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब तो मैं हर रोज आपके लिए इंसेंस ऑफर करके प्रे करूंगा। इधर हानली ठीक उसके पीछे अपनी विंड बोट में सवार होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद हानली अपने सफर पर रवाना हो जाता है। ये ट्रिप हानली के लिए हमेशा यादगार रहेगी। इधर चिनगुई उस एलिक्सर की बोतल को कलेक्ट
कलेक्ट करता है। वेल हानली ने उसे ऐसा एलिक्सर गिफ्ट किया था कि ये बंदा मॉर्टल होने के बावजूद भी 150 साल जिंदा रहा। उसने अपनी लाइफ अपने नाती पोती के साथ खुशी खुशी से गुजार दी। ऐसा कहा जाता है कि वो हानली के लिए हर रोज प्रे करता था। उसके लिए हानली किसी गॉड से कम नहीं। वही दूसरी तरफ जोंग येलो मैपल वैली की तरफ रवाना हो चुकी थी। तो रास्ते में सॉन्गमिंग से सीनियर लियू के बारे में पूछने लगी, क्योंकि सीनियर लियू ने जोंग को बताया था कि सॉन्गमिंग काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और वहीं पर सीनियर लियू अनाथ था। मगर फिर भी सॉन्गमिंग ने उसे काफी प्यार से अपने साथ रखा, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की। तभी सॉन्गमिंग कहता है कि सीनियर लियू मेरे लिए बड़े भाई से बढ़कर थे, उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और फिर सॉन्गमिंग उनकी बचपन की बातें बताने लगा। वो कहता है कि सालों पहले हमारी सॉन्ग फैमिली में एक केयरटेकर था। वो बंदा डिमोनिक पाथ को फॉलो करता है, ये बात किसी को पता नहीं थी। और फिर उसे एक दिन अचानक से ही पता लगता है कि सीनियर लियू और मेरे पास स्पिरिचुअल रूट्स है, तो वो अपनी डिमोनिक प्रैक्टिस के लिए हमारा मिसयूज करना चाहता था। उसने हमें पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके हाथ लगे सीनियर लियू। मैं उन्हें बचाने के लिए जाने वाला था, मगर उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ। वो मुझे बचाने के लिए उस डिमोनिक कल्टीवेटर का पपेट बन गए। उस बंदे ने उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, मगर फिर एक दिन सीनियर लियू ने उसे खत्म कर दिया। उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि दुनिया डिमोनिक सेक्ट से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। यही वजह थी कि सीनियर लियू ने हमेशा डिमोनिक कल्टीवेटर से नफरत की। ये सब सुनने के बाद जोंग कहते कि सीनियर ने कभी मुझे उनके पास्ट के बारे में नहीं बताया, जिस पर सॉन्गमिंग कहता है कि उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी साइड दिखाई। उनके साथ क्या हुआ, अगर वो तुम्हें सच्चाई बता देती तो तुम हमेशा उनकी फिक्र करती। तो जोंग फिर से सीनियर लियू के लिए इमोशनल हो गई। वेल इस चैप्टर को सीनियर लियू के लिए ही डेडिकेट किया गया है और आखिर में हमें बताया गया कि एक मॉर्टल की इमॉर्टलिटी जर्नी का अंत हो चुका है, जिसके बाद हमें जियान सिटी दिखाई गई, जहाँ पर हानली एक होटल में पहुँच गया था। वेल यहाँ के मालिक का नाम था सन और ये एक मॉर्टल है। वो हानली को देखते ही तुरंत ही उसे अपने रेस्टोरेंट की बढ़िया सी डिशेस और वाइन्स के नाम बताने लगा। साथ ही साथ वो हानली को बताता है कि पहला मैं इसी जगह पर वेटर का काम किया करता था, मगर फिर मैं इसी होटल का मालिक बन गया। आपके अटायर से लग रहा है कि आप कोई स्पेशल बंदे हो, तो बताएं आप क्या खाना पसंद करोगे। और तभी हानली को याद आता है कि जब वो मो जुरेन को खत्म करके इस सिटी में आया था, तब इसी बंदे ने हानली को मो फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी थी। उस वक्त ये बंदा काफी ज्यादा यंग था और अब काफी ज्यादा एजेड हो चुका है। तो हानली ने तुरंत एक सिल्वर पीस देकर सिर्फ उसे एक लुक दिया, जो देखकर सन कहते सीनियर में समझ गया आप यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो, मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से जानता हूँ। तो हानली उससे पूछता है कि आखिर ये मो मैंशन इतना वीरान क्यों पड़ा है। तो सन उसे बताने लगा कि लांजाओ सिटी के 5 कलर सेक्ट ने इनके साथ धोखेबाजी की थी। सिर्फ एक ही रात में उन्होंने पूरी मो फैमिली को खत्म कर दिया। बेचारों के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था। तो हानली उसे एक सिल्वर पीस रिवॉर्ड के तौर पर दे देता है और उसी वक्त वहाँ पर हानली को एक बेल नजर आती है। तो सन से इस बेल के बारे में पूछने लगा, जिस पर सन कह रहा था कि ये बेल तो मुझे मो मेंशन से मिली थी, ये काफी ज्यादा एंशिएंट लगी तो मैंने इसे शो के लिए यहाँ पर टांग दिया। तो हानली उससे कहता है कि मेरा मो फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है, तो प्लीज इस बेल को मुझे दे दो। और बदले में हानली उसे एक और सिल्वर पीस देने लगा, मगर सन ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर मो फैमिली आपसे कनेक्टेड है फिर तो ये बेल आपको गिफ्ट में देनी चाहिए। साथ ही साथ वो हानली को उसके घर रुकने का न्योता भी दे देता है। और जैसे ही वो अपने वेटर को चाय लाने के लिए बताने लगा, तब तक हानली वहाँ से ही गायब हो चुका था। साथ ही साथ हानली ने उस बेल को भी कलेक्ट कर लिया था। अब हानली के वहाँ से जाने के बाद भी सन को उसकी आवाज आ रही थी। हानली कहता है कि यहाँ मैंने एक टैलिस्मान लगा दिया है, इसमें एक बहुत ही स्पेशल मैजिकल पावर है जो हमेशा ईवल को तुमसे दूर रखेगी। तो इस टैलिस्मान को कभी यहाँ से हटाना मत। साथ ही अच्छे लोगों को हमेशा उनके काम के लिए रिवॉर्ड से नवाजते रहो, इससे तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा खुशी आएगी। तो सन तुरंत ही हानली को रिस्पेक्ट देने लगा। तभी उसे याद आता है कि 10-15 सालों पहले यही बंदा मेरे पास आया था, मगर आज भी वो वैसा ही दिखता है। तो काफी खुश होकर कहने लगा कि मैं तो एक रियल इमॉर्टल से मिल पाया। वो बंदा इतना ज्यादा खुश था कि उसने अपने होटल का नाम भी बदल दिया। अब उसके होटल का नाम था चांस अपॉन इमॉर्टल्स। गाइस आपको लग रहा होगा कि एक इमॉर्टल से मिलने में इतनी क्या बड़ी बात है, मगर ये कहानी ज्यादातर रियलिटी से कनेक्ट करती है। अगर हमारी दुनिया में हमारी किसी इमॉर्टल से मुलाकात हो जाए तो हमें कितनी ज्यादा खुशी होगी। तो सेम वैसा इस कहानी में दिखाया गया है। इसमें कल्टीवेशन की स्ट्रगल को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो हाँ, ये कहानी सबसे ज्यादा अलग है। हर एक बंदे के इमोशंस और कामयाबी हासिल करने की चाह में वो क्या कुछ कर सकता है, ये हमें इस कहानी में काफी अच्छे से दिखाया गया। ये स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत रियलिटी साइड को भी वैल्यू देती है, जिस वजह से इस
इसमें कल्टीवेशन की ब्रेक थ्रू का स्पीड थोड़ा सा स्लो, मगर उसे हासिल करने की स्ट्रगल ज्यादा है। खैर अब हानली जियान सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है। मोरवान ने उसे बताया था कि एक दिन अचानक से जैंग वहाँ से भाग निकला। उसने बेल बजाकर उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो माउंटेन्स में ही कहीं पर गायब हो गया। अब हानली को तो अपने पुराने दोस्त को ढूंढना ही था, तो तुरंत ही उस बेल की पावर को एक्टिवेट करते हुए जैंग को ट्रेस कर लेता है। वो देखता है कि जैंग तो एक ब्लैक स्मिथ बन चुका है, जो काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि मोरवान के फादर मोजुरेन ने तो इसकी सोल को गुलाम बना लिया था। फिर ये बंदा बातें कैसे कर पा रहा। साथ ही साथ हानली ने भाप लिया कि ये बंदा ची कंडेंसेशन की 5वें या 6ठे लेवल पर था। उसे लगता है कि शायद जैंग ने अपनी कॉन्शियसनेस को हासिल किया है। और तभी हानली देखता है कि जैंग की तो एक फैमिली भी है और वो उनके साथ काफी ज्यादा खुश था। वही दूसरी तरफ जैंग को महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा, तो तुरंत ही बाहर आ जाता है और उतने में हानली उसके सामने पहुंच गया। हानली कह रहा था, मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो कमाल की है। जो सुनते ही जैंग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर हानली अपने क्लोन्स को एक्टिवेट करते हुए उसे 2-4 पंचेस में ही पटक देता है। तब तक जैंग की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है, मगर हानली ने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए उन्हें एक जगह पर फ्रीज कर दिया। जो देख जैंग एक बार फिर से हानली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर हानली उसे घुमा कर नीचे पटक देता है। साथ ही हानली ने सीधा उसके पीछे से आकर उसे दबोच लिया। वो जैंग से पूछ रहा था कि बता तू है कौन और तूने इस बॉडी पर कब्जा क्यों किया, लेकिन जैंग उसे पीछे पुश करते हुए लैंसेस से उस पर अटैक करने लगा। तो हानली उस बेल को रिंग करते हुए उसे एक जगह पर होल्ड कर लेता है। हानली उससे कह रहा था कि ये बॉडी तेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की है, तो जल्दी से इसमें से बाहर निकल। अब ये बंदा कौन है और इसने जैंग की बॉडी पर कब्जा कैसे किया, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।